आज जो है अपन 7 बेसिक यूनिट्स जो SI यूनिट्स हैं, मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, उसकी 7 जो बेसिक यूनिट्स हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपन। यहाँ पे रखेंगे आधार भौतिक राशि। आधार भौतिक राशि, राशि के लिए प्रतीक, राशि का प्रतीक, आधार भौतिक राशि, राशि का प्रतीक। यहाँ जो आएगा वो SI मात्रक, और SI मात्रक का प्रतीक, SI मात्रक प्रतीक। SI मात्रक, SI मात्रक का प्रतीक। 7 भौतिक राशियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 7 भौतिक राशियाँ होती हैं उनमें पहली राशि होती है लंबाई, यानी लंबाई मापने के लिए अपन जिस राशि का उपयोग करते हैं वो। उसके बाद में मास, द्रव्यमान, उसके बाद में टाइम, उसके बाद में विद्युत धारा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी ऊष्मागतिक तापक्रम, ताप के लिए जो राशि काम में लेते हैं वो। उसके बाद में है ज्योति तीव्रता या प्रकाशीय तीव्रता। तो इन सब को लिख लेते हैं। 7 भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो वो लिखते हैं अपन। पहली भौतिक राशि है लंबाई। पहली भौतिक राशि हो जाएगी लंबाई। दूसरी हो जाएगी द्रव्यमान। समय। विद्युत धारा। ऊष्मागतिक तापक्रम। ऊष्मागतिक तापक्रम। पदार्थ की मात्रा। प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता। प्रकाशीय तीव्रता।
या क्या बोलते हैं इसको, ज्योति तीव्रता। सात मूल भौतिक राशियाँ हो गई। आधार भौतिक राशियाँ, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक तापक्रम, पदार्थ की मात्रा, प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता। इन राशियों के लिए जो अपन राशि का प्रतीक दर्शाते हैं, लंबाई को किससे दर्शाते हैं, एल से। एल लंबाई के लिए हो गया। द्रव्यमान के लिए क्या हो गया, मास। एम राशि का प्रतीक हो गया एम। लंबाई को इंग्लिश में लिखते हैं लेंथ। द्रव्यमान को लिखते हैं मास। टाइम, टाइम के लिए हो गया स्मॉल टी। स्मॉल टी। विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए आई। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आई। उष्मागतिक तापक्रम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसके लिए कैपिटल टी। पदार्थ की मात्रा, उसके लिए एन, स्मॉल एन। प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता, उसके लिए आई न्यू। ये राशि के लिए प्रतीक हो गए, किसके लिए, लंबाई के लिए एल, द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, टाइम, विद्युत धारा आई, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आई से दर्शाते हैं। उष्मागतिक तापक्रम, टेम्परेचर टी, पदार्थ की मात्रा एन, और प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता को अपन दर्शाते हैं किससे, आई न्यू से। ये राशि के लिए प्रतीक हो गए। अब इन राशियों के लिए कौन कौन से एसआई मात्रक हैं उनको अपन लिखेंगे, फिर उन एसआई मात्रक के जो प्रतीक हैं वो अपन यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले एसआई मात्रक कौन कौन से हैं। लंबाई के लिए काम में लिया जाता है एसआई पद्धति के अंतर्गत मीटर। मीटर, और मीटर को दर्शाया जाता है एम से। मीटर को किससे दर्शाते हैं अपन एसआई पद्धति के अंतर्गत, एम से। फिर हो गया द्रव्यमान, मास एम, उसके लिए एसआई पद्धति का जो मात्रक काम में लिया जाता है वो होता है किलोग्राम। किलोग्राम। टाइम के लिए जो काम में लेते हैं, समय के लिए एसआई मात्रक, वो सेकंड। सेकंड। फिर विद्युत धारा आई के लिए जो काम में लेते हैं वो एम्पियर। उष्मागतिक तापक्रम टी के लिए जो काम में लेते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड, वो केल्विन काम में लेते हैं एसआई मात्रक में, केल्विन। एसआई पद्धति के अंतर्गत केल्विन। फिर जो पदार्थ की मात्रा एन के लिए जो काम में लेते हैं वो हो जाएगा मोल। फिर जो प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता के लिए काम में लेते हैं वो हो जाएगा कैंडेला। ये एसआई मात्रक हो गए सात। सात जो भौतिक राशियां हैं, लंबाई के लिए अपन काम में लेते हैं मीटर, द्रव्यमान के लिए अपन काम में लेते हैं किलोग्राम, समय के लिए अपन एसआई में काम में लेते हैं सेकंड, विद्युत धारा के लिए अपन काम में लेते हैं एम्पियर, और उष्मागतिक तापक्रम के लिए लेते हैं केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए लेते हैं मोल, और प्रकाशीय तीव्रता के लिए लेते हैं कैंडेला। किसके अंदर, एसआई पद्धति के अंदर। अब इनके जो एसआई पद्धति के अंदर जो इनके प्रतीक दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं, वो अपन
यहाँ देखते हैं। तो मीटर के लिए स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, एम्पियर के लिए ए, केल्विन के लिए के, मोल के लिए MOL, और कैंडेला के लिए CD। तो ये 7 मूल भौतिक राशियाँ जिनके लिए SI यूनिट्स के कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से उनसे उनके मात्रक हैं जो अपने आगे काम में आएंगी, वो सारी यहाँ हैं 7 मूल भौतिक राशियाँ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक तापक्रम, पदार्थ की मात्रा, प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता। अब इनको शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं अपन 7 मूल भौतिक राशियों को? तो जो भौतिक राशि है उसके जो प्रतीक हैं इनको याद कर लेंगे अपन, जैसे LMTITNI न्यू, इस प्रकार से अपन इनको याद कर लेंगे सबसे पहले राशि के प्रतीक को। तो उसके आधार पर भौतिक राशि लिख लेंगे। उस भौतिक राशि को लिखने के बाद में उसका SI मात्रक क्या है वो याद कर लेंगे, और उससे क्या लिख लेंगे, SI मात्रक का प्रतीक लिख लेंगे। तो किस प्रकार से याद करेंगे इनको? राशि का प्रतीक डायरेक्ट याद करेंगे, जैसे LMTITNI न्यू। तो L का मतलब लंबाई, M का मतलब मास हो गया, LMT T का टाइम हो गया, फिर I आ गई विद्युत धारा के लिए, फिर दोबारा T आया है ऊष्मागतिक तापक्रम के लिए, LMTITI न्यू। N न्यू पदार्थ की मात्रा N, और I न्यू प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता। इस प्रकार से 7 मूल भौतिक राशियों के जो SI मात्रक हैं वो आ गए। इसी के आधार पर जो आगे इन 7 मूल भौतिक राशियों की जो आगे परिभाषाएं आएंगी वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है और वो अपने को याद भी होनी चाहिए। किनकी? ये जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं जिनके SI यूनिट्स अपन ने यहाँ लिखे हैं, तो उनकी परिभाषा किस प्रकार से दी गई है वो अपन लिखेंगे अभी, देखिए। जो सबसे पहले मूल भौतिक राशि, आधार भौतिक राशि है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है लंबाई। तो लंबाई की परिभाषा क्या दी गई है SI पद्धति के अंतर्गत? अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति जो है, स्टैंडर्ड जो पद्धति दी गई है IPSC के द्वारा, वो क्या है इसके अंतर्गत 1 मीटर की परिभाषा। लंबाई के अंदर जो अपन मात्रक काम में लेते हैं SI पद्धति का मात्रक वो है मीटर। तो मीटर की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 मीटर की परिभाषा? तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड के 1/29,97,458 भाग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, 1 मीटर के बराबर होती है। तो अभी लिखते हैं अपन, लंबाई इसके लिए काम में लेते हैं अपन क्या, मीटर। मीटर की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 मीटर की परिभाषा क्या होती है यह देखते हैं अपन।
लंबाई या लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। मीटर की परिभाषा, मीटर जो हो गया वो हो गया कि प्रकाश के द्वारा निर्वात के अंदर 1 सेकंड के 1/299792 भाग द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी कितनी हो गई? 1 मीटर के बराबर हो गई। परिभाषा देखो, निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 सेकंड के 1/, मेन चीज़ क्या है? 1 सेकंड का कितने भाग में? 2997, 1/29979245 भाग में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? 1 मीटर के बराबर होती है। ये लंबाई के 1 मीटर की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद में आता है मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान के जो अपन काम में लेते हैं ऐसा यूनिट, वो हो जाएगी किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है? किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति है उसके द्रव्यमान, उसके किलोग्राम के बराबर है ये। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, तथा किलोग्राम जो काम में लिया जाता है वो किसके बराबर है? किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम के बराबर है। किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय किलोग्राम के बराबर है। ये हो गई लंबाई की और द्रव्यमान की। इसके बाद में अपन देखेंगे टाइम की, समय की। 1 सेकंड की परिभाषा क्या होती है? समय के लिए जो काम में लिया जाता है वो सेकंड काम में लिया जाता है, और उसकी परिभाषा क्या होगी वो अभी देखेंगे अपन। तो समय के लिए लिया जाता है SI मात्रक सेकंड। अब जो सेकंड होता है उसके लिए जो तत्व काम में लिया जाता है इसकी परिभाषा देने के लिए, वो लिया जाता है सीजियम 133। तो सीजियम 133 की मूल अवस्था यानी उसके ग्राउंड स्टेट के अंदर उसके 2 सूक्ष्म स्तर
जो सूक्ष्म स्तर इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, उसके अंदर संक्रमण की जो अवस्था होती है, उसके अंदर 919192631770 आवर्तों की अवधि होती है क्या, 1 सेकंड के बराबर। तो इसको लिख लेते हैं अपन, 1 सेकंड सीजियम सीजियम 133 की मूल अवस्था, मूल अवस्था यानी उसकी आद्य अवस्था ग्राउंड स्टेट में उपस्थित 2 अति सूक्ष्म स्तरों अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य होने वाले संक्रमणों के संगत विकिरण जो है उनकी संख्या है, उत्सर्जित जो विकिरण है 70 आवर्तों की अवधि है। आवर्तों की अवधि क्या है, 1 सेकंड है। इसके बाद में आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए जो काम में लिया जाता है वो एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, उसकी परिभाषा लिखेंगे अब। समय के बाद में आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा उसके लिए काम में लेते हैं अपन एम्पियर। एम्पियर की परिभाषा देखो, एम्पियर की परिभाषा के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि निर्वात के अंदर 2 समांतर तार एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, उनके मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर की होनी चाहिए। तो उनके मध्य 2 गुणा 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का जो बल उत्पन्न होता है वो कब होगा, जब उनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसको आप शॉर्ट में याद रखना है ऐसे, जैसे 2 तार हैं निर्वात में, इनके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। ये 1 मीटर है। तो और इनकी अनुप्रस्थ काट कितनी हो जाएगी, अनुप्रस्थ काट, नगण्य अनुप्रस्थ काट, यानी उनका जो एरिया होता है, यानी बहुत ही पतले तार होते हैं, बहुत ही पतले। तो उसके लिए क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, नगण्य अनुप्रस्थ काट। उनके मध्य जो बल उत्पन्न होता है, इन दोनों के मध्य 2 गुणा 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का जो बल उत्पन्न होगा वो कब होगा, जब उनके मध्य धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। दोनों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे अपन, जब 2 समांतर तार, एक नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले समांतर तार निर्वात के अंदर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए होते हैं,
तो उनके मध्य यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न होता है, प्रति मीटर पर बल कितना उत्पन्न हो रहा है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न हो रहा है। तो उनमें प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी। निर्वात में लिख लो यहाँ पे। तो निर्वात में अनंत लंबाई वाले 2 सूक्ष्म अनुप्रस्थ काट या नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले तार जो निर्वात में रखे जाते हैं कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर। तो उनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो 2 × 10⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न होता है। ये किसकी परिभाषा हो गई? विद्युत धारा में एम्पियर की परिभाषा। इसके बाद में अगला जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उष्मागतिक तापक्रम। तो उसकी परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं अपन अभी। उष्मागतिक तापक्रम। उष्मागतिक तापक्रम के लिए अपन जो काम में लेते हैं ऐसा यूनिट वो हो जाएगी केल्विन। तो केल्विन की क्या परिभाषा दी गई है एसआई पद्धति में? इसमें जो केल्विन की परिभाषा दी गई है वो ये कहा गया है कि ये जो केल्विन है, 1 केल्विन, वो उष्मागतिक जो 1 केल्विन तापक्रम होता है वो जल के त्रिक बिंदु के तापक्रम का 1/273.16 वहाँ भाग होता है। वो कैसे होता है देखो अभी। जल के त्रिक बिंदु का ताप होता है, ये जल का त्रिक बिंदु है। यहाँ पे 3 अवस्थाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं जल के त्रिक बिंदु पर। तो इस त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है इस त्रिक बिंदु का तापमान। तो इस त्रिक बिंदु के तापमान का वो कितना भाग बताया गया है केल्विन? 1/273.1.6। वो कैसे हो जाएगा? जैसे यहाँ परिभाषा लिखते हैं अपन। केल्विन उष्मागतिक तापक्रम, उष्मागतिक तापक्रम जल के त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु का मतलब हो गया यहाँ पे जल की 3 अवस्थाएं, सॉलिड, गैस और सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों अवस्थाएं आपस में क्या है? संक्रमण के अंदर है। मतलब फॉर्म एक दूसरे में रूपांतरित हो रही है तो उसके क्या कहते हैं? जल का त्रिक बिंदु तापक्रम कहते हैं। त्रिक बिंदु लिख देता हूँ यहाँ पे। जल का त्रिक बिंदु, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक तापक्रम, जल के त्रिक बिंदु का उसका उष्मागतिक तापक्रम कितना है? 273.16 केल्विन। उष्मागतिक तापक्रम का कितना भाग होता है? 1/273.16 वां भाग होता है। तो जल के त्रिक बिंदु का कौन सा इतनावां भाग होता है, यानी इसके अंदर इसका भाग देंगे तो कितना आएगा देखो भी? 273
0.16, ये तो हो गया किसका केल्विन, किसका जल का अतिरिक्त बिंदु का तापमान। तो इसका कितनावां भाग होता है 1/273.16, 273.16, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 केल्विन। परिभाषा भी अपन ने किसकी लिखी है 1 केल्विन की ही लिखी है। तो 1 केल्विन किसके बराबर हो जाएगा जल के अतिरिक्त बिंदु के 1/273.16वां भाग होता है। अब जो नेक्स्ट परिभाषा है वो किसकी है पदार्थ के मात्रा यानी मोल की परिभाषा देखते हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसके लिए काम में लेते हैं अपन मोल। ऐसा यूनिट क्या है मोल। तो 1 मोल की परिभाषा बताता हूँ मैं। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे 1 मोल की परिभाषा लिखेंगे कि 1 मोल की परिभाषा क्या होती है। तो 1 मोल कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 यानी कार्बन का समस्थानिक होता है 12, 13 और 14, लेकिन कार्बन 12 जो है उसकी मतलब उपलब्धता ज़्यादा पाई जाती है। तो कार्बन 12 जो होता है उसके 0.012 kg में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है 1 मोल के बराबर होती है। इसको अपन लिख लेते हैं। कार्बन 12 के 0.012 kg कार्बन में 0.012 kg कार्बन में उपस्थित 0.012 kg में उपस्थित है कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी 1 मोल के बराबर। 1 मोल के बराबर होती है। कार्बन 12 के 0.012 kg कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होती है। अब जो ये मोल शब्द अपन यूज़ करते हैं तो उसके साथ उसका जो भी क्वांटिटी है उसके लिए यूज़ करते हैं तो उसको भी लास्ट में उपयोग करना चाहिए। जैसे 1 मोल परमाणु एग्जाम्पल है, 1 मोल अणु, 1 मोल आयन, जो भी है उसके लिए लास्ट में उसकी जो क्वांटिटी जिसके लिए अपन मोल शब्द यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी लास्ट में लिखा जाना चाहिए। ये नहीं अपन 1 मोल लिख के छोड़ दें। जैसे यहाँ पे 2 मोल कामिल, 2 मोल अणु हो गए, 5 मोल आयन हो गए। किसी पदार्थ के 5 मोल आयन ले सकते हैं अपन। 5 मोल आयन 5 मोल ही लिख के छोड़ देंगे तो अपन को क्या मालूम चलेगा कि पदार्थ की मात्रा जो जिस पदार्थ का अपन नाम ही नहीं लिखेंगे आगे कि कौन से पदार्थ का आयन अणु जो भी है क्या है आगे 5 मोल लिखने से क्या मतलब हो गया। तो उसके आगे उसका नाम भी लिखना चाहिए कि 1 मोल परमाणु है या अणु है या आयन है। ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट परिभाषा है वो है ज्योति तीव्रता या प्रकाशीय तीव्रता
जिसके लिए मात्रक अपन काम में लेते हैं ऐसा ही मात्रक कैंडेला। तो इस कैंडेला की परिभाषा क्या हो जाएगी वो देखते हैं। प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता। प्रकाशीय तीव्रता प्रकाशीय तीव्रता के लिए अपन काम में लेते हैं क्या, कैंडेला। ऐसा यूनिट कैंडेला हो गई। तो कैंडेला की परिभाषा देखते हैं अपन। कैंडेला जो होता है वो किसी भी आवृत्ति, मतलब किसी भी आवृत्ति नहीं, मतलब 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाशीय स्रोत या ज्योति तीव्रता वाले स्रोत के द्वारा 1/680 यानी 1/680 वाट प्रति स्टेरेडियन का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो वो क्या कहलाते हैं, उसकी प्रकाशीय तीव्रता किसके बराबर हो जाएगी, एक कैंडेला के बराबर हो जाएगी, या ज्योति तीव्रता एक कैंडेला के बराबर हो जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं एक कैंडेला मतलब किसी प्रकाशीय स्रोत किसी प्रकाशीय स्रोत द्वारा किसी भी दिशा में किसी प्रकाशीय स्रोत जिसकी तीव्रता कितनी है, 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज। किसी प्रकाशीय स्रोत द्वारा किसी दिशा में 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज आवृत्ति की तीव्रता वाली प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता जो 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन वाट प्रति स्टेरेडियन की तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। यानी एक कैंडेला क्या है, 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाशीय स्रोत या ज्योति तीव्रता प्रकाशीय स्रोत के द्वारा कितना तीव्रता का प्रकाशीय स्रोत,
इतनी 540 गुणा 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति की तीव्रता वाला स्रोत कितनी स्टेरेडियन की तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है? 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो उसकी मतलब क्या, उसकी प्रकाशीय तीव्रता कितनी हो जाएगी? 1 कैंडेला के बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ तक जो हो गया, उसके बाद में जैसे अपन ने द्रव्य के जो गुण देखे थे, उसमें भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। इस परिभाषा को देखते हैं एक बार दोबारा। एक कैंडेला किसी प्रकाशीय स्रोत के द्वारा किसी भी दिशा में, उस प्रकाशीय स्रोत की मतलब आवृत्ति कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, 540 गुणा 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति की तीव्रता या प्रकाशीय तीव्रता वाला स्रोत है, जो 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश किसी भी दिशा में उत्सर्जित करता है। तो उसकी तीव्रता या प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता कितनी हो जाएगी? 1 कैंडेला के बराबर हो जाएगी। इसके बाद में द्रव्य के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उनकी परिभाषाएं देखते हैं। तो द्रव्य के भौतिक गुणधर्म वे होते हैं जिनको अपनी इंद्रियों के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं, केवल अपनी इंद्रियों के द्वारा छू करके, सूंघ करके, देख करके, उनको कहते हैं भौतिक गुणधर्म। इनमें रासायनिक अभिक्रियाओं की या फिर इनके रूप परिवर्तन की, किसी पदार्थ के रूप परिवर्तन की, किसी भी कंपाउंड के रूप परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन रासायनिक गुणधर्म यदि किसी कंपाउंड के देखने हैं तो उसके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्षारकता, उसकी अम्लता, ये सब उसके किसके अंदर आते हैं? रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत इसके रासायनिक अभिक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन परिभाषाओं को शॉर्ट में अपने याद रख सकते हैं। जैसे भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं? जो बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के केवल अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचाने जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? भौतिक गुणधर्म। किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो इसमें भौतिक गुणधर्म में कौन कौन से आ जाएंगे? रंग, गंध, स्वाद और उसका मतलब जो भी उसकी स्टेट है, उसकी अवस्था है, जैसे द्रव्य है, ठोस है या गैस है, ये किसके द्वारा पहचाने जा सकते हैं? केवल इंद्रियों के द्वारा। जबकि रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत वे गुणधर्म आते हैं जो केवल रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पहचाने जा सकते हैं। भौतिक गुणधर्म भौतिक परिस्थितियों में नहीं, भौतिक परिस्थितियों नहीं, इंद्रियों द्वारा नहीं पहचाने जा सकते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं आ जाएंगी एक तो, और अम्लता, क्षारकता, इन सब का मापन अपने किस के अंतर्गत आ जाएगा? इसी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत या रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत।